जोशी साहब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो विवेक सर कह रहे हैं कि बहुत सारे इश्यू, ये ठीक है, हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि जो एक वो 75 वाला दौर था, 74 वाला दौर की सिंहासन खाली करो जनता आती है, उस तरह का आह्वान हो गया है, जिस तरीके से ध्वनि है उसके पीछे, जो योगेंद्र यादव भी कह रहे थे कि ये केवल यहाँ नहीं है, तो सत्ता को ये जो ये लोग हैं जिनके हाथों में है और ये लगातार बर्बाद कर रहे हैं, उसमें छुपा होता है, वो उसकी लड़ाई है ये। तो फिर जो विवेक सर कह रहे हैं इसमें, क्योंकि सोनम वांगचुक ने यही कहा है कि विपक्ष को भी इस मामले को, उन्होंने जो अपनी डिमांड्स रखी हैं आप देख रहे तो उन्होंने कहा था कि आजादी की दूसरी लड़ाई, तो उसमें उसका है उनका एक कि विपक्ष संसद में इसको बहुत मुखरता से कोशिश है, लेकिन कहां सुना जा रहा है सरकार तो, लेकिन फिर भी सरकार इस सबसे भयभीत है। आप कैसे देख रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, और जो विवेक जी ने कहा उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? संजीव जी, मैं अपनी बात, अनिल जी ने ठीक ही कहा कि भाई ये जो जुमला है जो है ना जैन जेड वाला, ये पूंजीवादी देशों का है। क्योंकि 15 दिन पहले मैं इसी मंच से उनको संबोधित कर चुका हूँ, जंतर मंतर जाके उन्होंने मुझे बुलाया था, और 15 दिन पहले मैंने जम करके बात की, और लोग भी थे, और जिनके विवेक जी ने जो कुछ बातें उठाई हैं, सहमत हूं, सब जगह गुस्सा सब में, कोई आयु वर्ग नहीं, 15 बातें वहां एक एक करके रख दी थी, और पूरी मैंने कहा किसी की व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन दो अलग चीजें हैं। इस्तीफा देना ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि एजुकेशन जो है पूरी व्यवस्था का एक बाई प्रोडक्ट है, और उसकी व्यवस्था को जब तक आप नहीं समझे, उस सत्ता की पॉलिटिकल इकोनॉमी को आप जब तक नहीं समझे, तब तक आप कुछ नहीं कहा। मैंने तो वहां नारे लगवा दिए थे इनकलाब जिंदाबाद के, तो वो सब काफी देर तक वो चलता रहा वहां पर। तो मैं ये तो इसलिए मैं अनिल जी की बात करते भैया मैं 80+ हूँ, तो मैं भी इनमें शामिल हूँ। आज चूंकि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी थी, तो जानिए कल जाऊंगा मैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आज का सबसे बड़ा जो निष्कर्ष जो मुझे मिला वो ये कि जनता का भय दूर हो गया। अभी जो भय से आक्रांत थे कि मोदी क्या कर लेंगे, मोदी सरकार जेल में डाल देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज देखिए जो जुलूस आप कहें या कुछ भी कहें, मार्च कहें, वो आरबीआई बिल्डिंग से आगे पीटीआई बिल्डिंग तक पहुंच गया, और उससे थोड़ी दूरी तो ये संसद का जो फाटक है, क्योंकि मैं तो कवर करता रहा हूं, वहां तक पहुंच जाना। अब ये इस समय मैं थोड़ा सा एक विगत की बात करना चाहूंगा कि 1966 में एक गौ रक्षा आंदोलन हमारी कपराधी ने चलाया था, शायद अनिल जी को याद हो, और वो उस समय वो उसके हिंदू महासभा की तरफ से, तो ये वहां तक पहुंच गया। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा थे, और वो वहां तक बिल्कुल गेट के पास पहुंच गया, गोलियां चली, उसमें कम से कम 5-6 लोग मरे, और उन लाश को बिल्कुल ये आकाशवाणी के लॉन के अंदर मैंने खुद कवर किया और देखा उसको। वो उस समय सबसे बड़ा हिंसक आंदोलन वो हुआ था, जहां सरकार घबरा उठी थी। लेकिन इस बार जो हुआ वो क्या हुआ कि शांतिपूर्ण हुआ, हालांकि गैस चालन यहाँ पर हुआ, लाठीचार्ज यहाँ पर हुए, लेकिन वहां तक पहुंचा, यानी पीटीआई की बिल्डिंग से कोई थोड़ी दूरी है संसद। लेकिन सबसे बड़ा आज का योगदान है वो कि भय मुक्त हो गए कि हाँ हम यहाँ तक पहुंच। देखिए ये खाली संसद मार्ग पे ही नहीं, आपने वो देखा होगा कनॉट प्लेस, आपने देखा होगा रायसीना रोड, इतना ही नहीं इंडिया गेट, वो चारों, तो नतीजा सरकार इतनी घबरा गई कि संसद मार्ग का जो विजय चौक वाला जो गेट है, गेट नंबर 1, उसको तुरंत बंद करना पड़ा, क्योंकि लोग वहां से भी आ रहे थे। और चौथी बात जो महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी संसद में बैठे नहीं, थोड़ी देर रुके और फिर चुपचाप वहां से घर चले गए या साउथ ब्लॉक चले गए या कहीं। लेकिन ऐसे मौके पर उनको रुकना चाहिए था। इंदिरा जी पूरी जब तक वो चलता रहा 1966 में, जबकि पहली बार बनी थी प्रधानमंत्री, और उनको समय गूंगी गुड़िया क्या कहा जाता था, गूंगी गुड़िया के बावजूद
वो दिन भर लोकसभा में बैठी रही और ये वहां से संसद भवन से उनको सुरक्षित पहुंचा दिया गया। तो ये अपने आप में, तो यही एक जमाने याद होगा कि जब संसद पर हमला हुआ था और अटल जी भी आखिर तक वो गए नहीं थे, संसद भवन को उन्होंने छोड़ा नहीं था, वहीं था। तो इससे ये हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी मूल थे वो डरपोक किस्म के हैं और मतलब उनमें यानी साहस के साथ, हिम्मत के साथ प्रतिरोध को सामना करने की उनमें शक्ति नहीं है। तो एक तो अब मैं समझता हूं कि ये आज का है जो आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, दो तीन इसमें बातें मैं रेखांकित करना चाहूंगा शुरू में, कि जो जेपी नड्डा साहब से जो मिलने गए, मिलने से पहले चाहिए था ये जो दो प्रतिनिधि हैं इनके काकरोच जनता पार्टी के, उसमें एक तो सौरभ दास और दूसरे वो थे आशुतोष राका। तो ये पहले एक अनाउंस होना चाहिए था कि यहाँ ये भी स्पष्ट अभी नहीं है कि सरकार ने बुलाया या आपने बुलाया। बहुत चीजें स्पष्ट कहीं नहीं है, इफ्स एंड बट्स हैं। और इसके बाद बाकायदा आपको इतने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के ये मंच से कहना चाहिए था ऐसा ऐसा हमारे पास प्रस्ताव आया है और या बुलावा आया है, क्या हम पुलिस के साथ जाएं या नड्डा जी से मिलें या नहीं मिलें। कि जब पूरे देश भर से हर जगह से 40-50 हजार यानी नौजवान और सभी उम्र के लोग, मैं ये कहूंगा, वहां पे मौजूद थे। ऐसे में आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप वहां पर अनाउंस करते, मंच से पूछते और वहां पे राय लेते कि हमें नड्डा से, क्योंकि नड्डा है क्या, यानी होना तो ये चाहिए था। अगर मान लो सरकार आप गंभीर है तो आप हमेशा मिलते, होम मिनिस्टर वही थे। अगर चलिए नंबर 3 पर राजनाथ सिंह पर आ जाएं, वो भी डिफेंस मिनिस्टर है, वो भी महत्वपूर्ण। अगर प्रधानमंत्री नहीं मिलना चाहते, नहीं मिले। मैं यहाँ ये बात याद दिलाना चाहूंगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी सोनम वांगचुक के पिताजी को अनशन तोड़वाने के लिए दिल्ली से लोग ले गई थी। उस समय वो प्रधानमंत्री थी। तो यहाँ पर कायदे से यही होना चाहिए था कि 1 महीने से ज्यादा चल रहा है तो प्रधानमंत्री स्वयं इनको बुलाते और बातचीत करते। लेकिन इसके साथ कम से कम नड्डा से ऊपर जो 2 सीनियर हैं, अमित शाह और राजनाथ सिंह, उनसे बात करना चाहिए था। उनको किसी को नहीं बुलाया गया। तो लेकिन तीसरी बात यह कि अगर इस आंदोलन को आगे चलाना है तो आपको हर कदम पर अपने लोगों को, अपने साथियों को कॉन्फिडेंस पे लेना पड़ेगा और कोई भी कदम उठाने से पहले मंच से घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। अब ये जैसा कि कहा गया और हमारे साथियों ने कि ये वाकई देश के हर जिले में और हर छोटे से ब्लॉक स्तर पर मेरे पास भी खबरें आती रहती हैं, हो रहा है। तो आप सबको एकदम से कल को मान लीजिए ये हो जाए कि आपके बीच में और कोई एक ऐसी गुप्त अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये इस खतरे से हम बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो गया तो तब क्या हो गया, फिर ठगे महसूस करेंगे। अच्छा, तीसरी अंतिम बात मैं कहूंगा, मैं दूसरी आजादी कहने के पक्ष में नहीं हूं। ये नारा उस समय भी लगा था जनता पार्टी संपूर्ण क्रांति के दौरान, दूसरी पार्टी और दूसरी आजादी। सर 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, 2-2.5 साल में उसका क्या हश्र हुआ। यानी सरकार परिवर्तन ही सब कुछ नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, उसको समझना। तो इसलिए एकदम से अगर हम उसको दूसरी आजादी कहेंगे तो फिर आजादी के जो अवधारणा है और आजादी से जो जुड़ी हुई बहुत चीजें हैं उसको भूल जाएंगे। ये ठीक है। आज ये सबसे बड़ी बात है, आक्रोश का जो विस्फोट हुआ है, जो अभी मोदी समझे जाते कि ये अजय हैं, इनसे कोई इनको हरा नहीं सकता, कोई इनको डरा नहीं सकता, ये भय निकलना एक महत्वपूर्ण आज की इसका योगदान और निष्कर्ष के रूप में दूंगा। अब इसको बनाए रखना चाहिए। और मैं ये इस बात से भी बहुत सहमत हूँ कि ये राहुल गांधी को अगर वाकई कुछ करना है तो खाली ठीक है एकेडमिकली उन्होंने समझाया कोटा में और देहरादून में, अच्छा किया, वो भी एक जरूरी है। लेकिन सड़क पर
कि आना होगा। सड़क से संसद तक आपको अगर करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो आपको सड़क पर ही उतरना पड़ेगा। व्यवस्था परिवर्तन का रास्ता सड़क से ही जाता है। संसद तक, तो बिल्कुल भय बिल्कुल। मुक्त, तो आज का भय मुक्त, आज का सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ भय मुक्त होना। बात स्पष्ट है। अगर राहुल गांधी ने कोई उसमें जैसे जो कहा ना कि अभिजीत दीपके ने ऐसा कहा, ये कहा, अगर मन में मलाल होता या कहीं रखा होता तो फिर वो जो उन्होंने मूव्स उठाए, अगर पवन खेड़ा गए मतलब राहुल गांधी गए। पवन खेड़ा का जाना यानी कि उनकी सहमति के बगैर तो जाना हो नहीं सकता था। उसके पहले और सांसद गए और हुई, और जो भी उसके पीछे जो चीजें चल रही हैं सब कुछ सब सारे लोग समझ रहे। दूसरा एक ये भी है इसमें कि ये जो बीजेपी करती रही है कि आपको किसी को भी धार को कम करना है, तो धार किसकी कम करना, कैसे करना, ये बहुत प्ले अप करते हैं। अब जैसे इसमें हुटी है मांग की 1 करोड़ रुपए वो पर जो विद्यार्थी मारे गए उनके परिजनों को देना, बर्खास्तगी इस्तीफा, ठीक है, ये इनकी अपनी मांग है। और नो डाउट जो विवेक जी कह रहे हैं कि इतना बड़ा वो है कैनवास है जिसको उड़ान उतनी बड़ी भरनी चाहिए, आपको उतना ही रंग भर सकते हैं आप। इशू ही इशू है, उसको एक बड़ा आंदोलन बना सकते हैं। यहां से शुरुआत हो गई है, और फिर ये कि मांगचुक को रिहा करो, ये चीजें हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कुछ चीजें ये कुछ, क्योंकि देखिए हमने बीते 12 साढ़े 12 साल का वक्त हो रहा है, नहीं देखा कि वो कहीं जगह कहीं बिल्कुल भी यू टर्न लें, झुके, लेकिन यह झुक रहे हैं, बुलाया जा रहा है। जैसे कहा आपने, जो पूछा अभी पहले चरण में आपके, तो उन्होंने कहा इनके जो आंदोलनकारियों ने जो मिलने गए थे उन्होंने हमको बुलाया, उन्होंने कहा हमने नहीं, इन्होंने हमसे समय मांगा। ये सारी चीजें अपनी है विवादित है, लेकिन ये जो चीजें है इसमें कुछ निकलने की उम्मीदें आप पालते हैं कि होगा, कुछ संभावनाएं देखते हैं क्या आप? नहीं, देखिए आंदोलन में संभावना तो हमेशा रहती है। राजनीति, देखिए राजनीति तो हर जगह है, और राजनीति में इसमें बोलते हैं मांगे मांगे संभावना। मांगे यदि ये मांगे कुछ मान ली जाती है, लेकिन क्रेडिट गोज टू तीन क्रेडिट मांगे, गोज टू क्रेडिट गोज तीन टू मांगे रखी हैं भारतीय जनता पार्टी। जिसमें ये 3 मांगे रखी हैं इन्होंने। अब वो तीनों मांगों के बारे में अभी सरकार ने यही कहा है, और नड्डा जी ने, कि हम इस पर विचार करेंगे। वो ये नहीं कहा कि हम 3 में से 1 मांगते हैं या 2 मांगते हैं जी या जी 3, जी। ये उन्होंने नहीं कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, ये उन्होंने कहा। लेकिन मैं एक बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल रख रहा हूँ। अब वो ये कि कल को मान लीजिए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और इनकी 3 मांगे मान ली गई, तो क्या मैं यह मान के चलूं कि ये समस्या का समाधान हो जाएगा और ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा? जब मैंने विवेक जी, जब मैंने आजादी की बात की, तो आजादी का जो फलक है वो बहुत बड़ा है। आजादी के शब्द का इस्तेमाल इतिहास में काफी संभल के करना पड़ता है। पहली बात ये, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब गांधी जी ने आजादी की बात की थी तो उसमें खाली एक विषय को नहीं छुपा था, उसने पूरे भारत के और भारत की जनता की जितनी भी समस्याएं थी उसको, यानी भारत की अस्मिता को छुआ था। जब हम लोग एक ही बात करते हैं कि साहब इस्तीफा, ठीक है साहब इस्तीफा हो गया, तो क्या इससे समाधान हो जाएगा? आप देखिए, एक याद करिए, मैं याद दिलाना चाहूंगा अपने दोस्तों को कि 25-30 साल पहले अनिल सतगोपाल और हम लोगों ने एक आंदोलन चला था उस जमाने में, तो कॉमन स्कूल सिस्टम कि 10वीं 11वीं 12वीं तक एक कम से कम एक समान स्कूल होना चाहिए, कोई फीस नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि पूंजीवादी देश अमेरिका में भी यह है कि 11वीं तक तो सबको स्कूल सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम है, और किसी से फीस नहीं जाती, क्योंकि मेरे अपने निजी लोग उसमें पढ़ते हैं। हम क्या, मैंने उस दिन मंच से यही उनको संबोधित करते हुए पूछा था इनके दीपिके को कि क्या आप कॉमन स्कूल सिस्टम की मांग को रिवाइव करेंगे? मान लीजिए इस्तीफा हो जाता है, तो क्या उससे हमारी जो एजुकेशन की, जो शिक्षा की जो नीति है, शिक्षा की जो शैली है, उसमें क्या फंडामेंटल चेंजेस आ जाएंगे, रेडिकल चेंजेस आ जाएंगे? जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है विश्वविद्यालयों का, और छोटी छोटी अंग्रेजी के नाम पर 1,10,000 स्कूल, सरकारी स्कूल इस देश में बंद हुए हैं। और ये सरकारी आंकड़ा मेरा नहीं है, लोकसभा में शिक्षा मंत्री ने स्वयं ने स्वीकार किया 1 लाख। अच्छा, अब उसमें सरकारी स्कूल में बंद हुए, क्यों बंद हुए, कौन लोग प्रभावित होंगे? इस मांग को मैंने मंच से यही कहा कि आप इस मांग को भी पूछिए।
सवाल करिए कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद क्यों हुए, और इससे किसको फायदा होगा? जो प्राइवेट स्कूल है, उसको मैं पब्लिक स्कूल नहीं मानता हूँ, तो पब्लिक स्कूल कहना भी नहीं चाहिए, ये प्राइवेट स्कूल हैं। तो जिस तेजी से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है विश्वविद्यालयों को तो होगा ही, लेकिन 12वीं 10वीं 11वीं स्कूल यानी छोटे छोटे आज गांव के, मेरे अपने गांव में प्राइवेट स्कूल इंग्लिश पढ़ाने के नाम पर खुल गए और वो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। और हर कह रहे नहीं प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। जोशी जी, ये तो है वही बात। आपको तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी ने एक जबरदस्त आंदोलन चलाया और हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं ये इसका हूं कि इस्तीफा देने तक इसमें विराम नहीं लगना चाहिए। आपकी लड़ाई लंबी है, करे, इसीलिए आपको रोड मैप बताइए। मैंने मांग की थी वहां पर कि आपका आंदोलन का रोड मैप क्या है। यहाँ 2 चीजें, जब जनता पार्टी आप करते तो पार्टी और आंदोलन दोनों की डायनामिक्स में अंतर होता है। जब आप अपने आप को शुरू में पार्टी करेंगे हम तो पार्टी हैं, तो फिर आंदोलन एक अलग चीज है, और आंदोलन तो तुरंत खत्म हो जाता है, पार्टी नहीं होती है। तो इसके बारे में भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, बहुत अच्छा है, हम उनके साथ हैं, और ठीक है, आंदोलन में कई तरीके के प्रयोग होते रहते हैं, उसमें कई तरह की आशंकाएं शंकाएं बनी रहती हैं, और इसमें कई तरह की घुसपैठ भी होती है, सत्ताधारी दल भी उसमें घुसपैठ करता है। ये खतरे तो रहते हैं सब, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर लीडरशिप ईमानदार है, सब कुछ जिस पर होता है, अगर लीडरशिप ईमानदार है, उसका डायरेक्शन, उसकी दृष्टि साफ है, उसका रोड मैप उसने बना लिया कि हाँ हमको करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो लॉजिकल एंड जो है, जो एक तार्किक मंजिल तक वो आंदोलन पहुंच सकता है, मेरा मतलब ये। और उसमें अंततोगत्वा अगर वाकई इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाना है, तो निश्चित रूप से इसमें विपक्ष को, पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में, क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के, क्योंकि ये लंबी डिबेट चल रही थी जयप्रकाश जी के जमाने में कि क्या पार्टी लेड डेमोक्रेसी हो सकती है, वो नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी में पार्टी तो होगी, पार्टी का रोल तो होगा ही। तो आपको फिर विपक्ष में किस तरह से, विपक्ष में कौन कौन से लोग हैं, उनके साथ आपके क्या क्या संबंध हैं, और आपका रोड मैप क्या है, आपके सिद्धांत आगे क्या हैं, ये पूरा स्पष्ट। मैंने तो करीब 15-16 सवाल उनके सामने रखे थे कि ये है, इसके बारे में आप क्या कहना है, क्योंकि आप पार्टी अपने आप को कह रहे हैं, आंदोलन नहीं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अब इसमें पूरा निसंकोच भाव से समर्थन देना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, कम से कम आज की घटना ने हमको भयमुक्त किया कि हाँ हम कर सकते हैं। ये जज्बात जो हुआ वो एक सबसे बड़ी बात है, और इसको हमको आगे तक ले जाना चाहिए। अगर लीडरशिप ईमानदार है डीपीके और उनके साथियों की जो भी है, तो फिर ये आंदोलन नहीं भटकेगा, और विपक्ष भी इसके साथ जुड़ भी रहा है। आज कांग्रेस की रेणुका चौधरी भी जम करके बोल रही थी, उससे पहले और लोग भी उसके साथ आए, तो ऐसी बात नहीं है। और राहुल गांधी ने भी कुछ सेकंड बोला है, तो वहां पे पार्लियामेंट के उसमें बोला है, तो ये ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि रोड मैप तैयार करें, डायरेक्शन है, कमिटमेंट और सिंसियरिटी, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज। बिल्कुल।